हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एससी बोर्ड्स पे। डियर विद्यार्थियों, पिछली वीडियोज में जो है मैंने आपके क्लास 10th के ही जो हिस्ट्री का हम लोग सीरीज शुरू किए थे, इसका इतिहास यानी कि हिस्ट्री का, उसका मैंने जो है आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, है ना, दोनों का दोनों मैंने आपको करा दिया था। यानी कि चैप्टर नंबर अगर बात करें 5 का, चैप्टर नंबर 6 का, दोनों कंप्लीट मैंने लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया था। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सभी को इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं उन बच्चों को देखना चाहिए, ठीक है। और उनके लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे बोल रहे हैं, मैं प्ले लिस्ट पे आप जा सकते हैं और वहां से आप 10th का जो सोशल साइंस का सेक्शन है वहां से आप पिछली दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चालू है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल आपके समक्ष जो है एकदम पुरानी सी ये बुक जो है इतिहास का, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण, इसमें जो है हम लोग बात करेंगे 19वीं और 20वीं प्रारंभिक यानी कि 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार कैसे हुआ और इनका एकीकरण कैसे हुआ। अच्छा, वैसे बच्चे जो अर्थशास्त्र, ध्यान देंगे प्यारे साथियों, अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो अर्थशास्त्र में आपको ये वाला टॉपिक तो पक्का मिला होगा, विश्व बाजार, है ना। ये वाला टॉपिक आपको मिला होगा। और पहले आप इतिहास का पहला ही चैप्टर पढ़े होंगे तो एकीकरण से आप जरूर रूबरू होंगे। तो यहाँ देशों के एकीकरण की चर्चा हुई थी, लेकिन इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे व्यापार से संबंधित, कि व्यापार को लेकर के अलग अलग देश एक दूसरे के साथ कैसे एकीकृत हुए ताकि उनके यहाँ व्यापार बेहतर चल सके। इसकी हिस्ट्री पूरी की पूरी बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए एक एक लाइन करके पिछले जैसे हम लोग पढ़े वैसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका। भूमिका के अंदर में हम लोग क्या समझते हैं? देखो, कोई भी ऐसे या कोई भी टॉपिक जब लिखने की बात होती है तो सबसे पहले उसकी भूमिका जाननी बहुत जरूरत होती है। भूमिका का मतलब होता है कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ध्यान से देखना, ठीक है। आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा, बस मैं नहीं दिख रहा हूं, बाकी सभी चीजें आपको दिख रही है, आपकी काम की चीजें, ठीक है। तो क्या पढ़ना है वो तमाम चीजें जो है यहाँ पे जो है ना वो दी होती है। तो उसी चीज पे हम लोग चर्चा करते हुए मस्ती से पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइड में देख लो विश्व बाजार क्या होता है, और यहाँ पे आप समझ जाना वाणिज्य क्रांति क्या है। फिर अंदर में हम लोग जाएंगे। विश्व बाजार क्या है? उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए क्या हो, उपलब्ध हो। यानी कि एक ऐसा बाजार हो जहां आम आदमी विश्व भर के वस्तुओं को एक ही जगह खरीद ले, उसे हम कहते हैं विश्व बाजार कहते हैं। जैसे मान लेते हैं भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, मुंबई। तो मुंबई एक ऐसा बाजार है जहां पे दुनिया के लगभग जितने भी देश होंगे वहां की वस्तुएं आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो हम लोग मुंबई को क्या बोलेंगे? मुंबई को हम लोग विश्व बाजार का एक स्वरूप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को समझा रहा है वाणिज्य क्रांति। जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे वाणिज्य क्रांति का। अब ये जो शब्द आप सुन रहे होंगे वाणिज्य क्रांति, अब ये वाणिज्य क्रांति का मतलब क्या? जैसे औद्योगिक क्रांति आप पढ़े हुए, बोलो यस और नो। तो जो औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ा है वो उद्योगों के अंदर में था, और ये व्यापार के अंदर में। समझो, व्यापार क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाए, ये एक वाणिज्य क्रांति है। मतलब व्यापार क्षेत्र में एक ऐसा विकास हो, विस्तार हो, जो जल से हो या स्थल से हो, आज तो वायु मार्ग भी उपलब्ध है, वहां से पूरे देश में अगर पहुंच रहा है, पूरे विश्व में वस्तुएं पहुंच रही हैं, तो उसे हम कहेंगे वाणिज्य क्रांति की। बहुत बड़ी वाणिज्य में क्रांति हुई। वाणिज्य का मतलब क्या समझ रहे हैं भाई? वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है, चिंता मत करो। जैसे इसका केंद्र यूरोप का क्या बनाया गया था? इंग्लैंड। पहले इंग्लैंड ही इसका मुख्य केंद्र था। बोलो, बात सभी को समझ में आ गई? दो बातें, वाणिज्य क्रांति और एक हमने क्या समझाया, विश्व बाजार। तो लगभग ये भूमिका है। अब हम लोग शुरू करेंगे इसकी भूमिका के अंदर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखते हैं आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार
लगभग दोनों चीज एक ही होते हैं, ठीक है। अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है, इस बात को हमेशा याद रखना। आज जो विश्व बाजार हम लोग कह रहे हैं, ये आधुनिक विश्व के दिन है, आधुनिकता की देन है। परंतु वैश्विक बाजार के संदर्भ में इस व्यवस्था के संकेत कहां से मिलते हैं? प्राचीन काल से ही आरंभ हो चुके थे। प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, सबसे पुरानी वही जो है हमारी सभ्यता है, ठीक है ना। और हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो नाम का जो शहर है, वो सारी चीजें आप अच्छे से सुने होंगे और मैंने भी चर्चा क्लास में की है। तो ये जो विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध शुरू में कहां से था? मिस्र से था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। इस व्यापार का केंद्र बनाया गया था दिलमुन। आधुनिक कहा? बहरीन देश में पड़ता है। और मेलुहा, मेलुहा कहां पड़ता है? तो मकरान में पड़ता है। तो ये प्राचीन काल के संकेत मिलते हैं, ठीक है। एक बाजार समझिएगा, बड़ा व्यापारिक केंद्र ही था उस समय। उस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण जो है वो मिलता है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र। अब देखो, अलेक्जेंड्रिया नाम याद रखना। जो विश्व विजेता आप सिकंदर कहते हैं ना, विश्व विजेता क्या कहते हो? सिकंदर, जो आपने सुना है, इसी को इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था। तो उस जमाने में उसने अलेक्जेंड्रिया नामक एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र को बनाया था। और यह शहर 3 महादेशों को कवर करता था, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। इन 3 मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि सर देखिए, यहाँ पे जो है 1, ये 2 और ये कितना हो गए? 3। ये 3 क्या थे? ये 3 महादेश थे। और ये तीनों का जो सेंटर था, तीनों का जो ये जो सेंटर था, ये सेंटर क्या बना गया था? तो ये सेंटर था अलेक्जेंड्रिया नामक शहर बना था। और ये अलेक्जेंडर के नाम पे स्थित है। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी भाई? ये समझ में आ रही है? अभी हम लोग पढ़ रहे इतिहास, इसमें हम लोग पूरा इतिहास ही पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। कि कैसे बाजार शुरू हुआ, कैसे तमाम चीजें जो है आज हम लोग को आसानी से मिल जाती है, वो कैसे शुरू हुआ, उसका हिस्ट्री हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब देखो, इसी में एक छोटी सी बड़ी अच्छी बात आ गई। क्या बात आ गई प्यारे बच्चों? औद्योगिक क्रांति। अब ये तो पहले भी आप इतिहास में पढ़ चुके हैं कि भैया ये औद्योगिक क्रांति वाली सर कथा कौन सी है? तुम बोले समझ जाओ। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन, इसका केंद्र कौन था? इंग्लैंड था। और ये कब हुआ था? देख लो आप, 1750 में ये घटना हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण की शुरुआत, हम लोग भी तो पढ़े हैं ना, 18वीं शताब्दी से क्या हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रिया आप समझ गए। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पे, महाभिव्याई है ये लाल सागर, रेड सी जिसको हम लोग कहते हैं, रेड सी इंग्लिश में कहते हैं ना, लाल सागर के एकदम किनारे पर आज ये कहां पड़ता है? मिस्र देश के उत्तरी भाग पड़ता है। महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने इसको स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? सम्राट सिकंदर ने इसको क्या किया था? स्थापित किया था। बोलो जी, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? चलो, मुझे लगता है कि कोई कष्ट नहीं है तो आ जाओ। जब कष्ट नहीं है, दुख दर्द नहीं है, तो चैप्टर के बढ़ाया जाए आगे। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब यही जो नीचे बाबू हमार, ये जो आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, सुंदर सुंदर जूता चप्पल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आज का अलेक्जेंड्रिया शहर है। ये देख रहे हैं, आधुनिक लोग हैं यहाँ पे, जो मोहतरमाएं बैठी हुई हैं, चश्मा उश्मा लगा के, डिजाइनदार जो कपड़े और जूते यहाँ पे और सब चीजें जो टंगी हुई है, ये आज का है अलेक्जेंड्रिया शहर, जिसको बसाया था किसने? सिकंदर ने। मतलब ये क्या बता रहा है कि सर विश्व व्यापार का जो प्रमाण है वो कोई नया नहीं है, कि आपको एक जगह अगर दुनिया की 10 देशों की वस्तुएं मिल रही हैं, उसी को हम विश्व बाजार कहेंगे। मतलब अलग अलग देशों की वस्तुएं एक जगह मिले, विश्व बाजार कहेंगे। कोई नया चीज नहीं है बाबू, पहले से आप प्रमाण देख सकते हैं। चलिए अब कहानी को हम बढ़ाते हैं कहाँ? आगे। लेकिन आधुनिक काल के उदय के साथ जैसे जैसे भौगोलिक खोज हुआ, जैसे जैसे पुनर्जागरण हुआ, राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का स्वरूप इसके बाद ही उभर करके सामने आया। मतलब पहले तो चलो जैसे तैसे विश्व बाजार का बना दिया गया था। जो भी सम्राट होता था, है ना, अपने व्यापार के लिए वो क्या करता था?
तीन चार महादेश को लेकर के एक सेंटर बना लेता था कि यहाँ के आप सारी वस्तुएं ला करके यहाँ बेचिए, है ना। और फिर यहाँ अलग अलग जगहों से लोग आते थे, यहाँ से सामान खरीद करके अपने अपने घर चले जाते थे। तो ये उस समय लिमिटेड चीज थी, मेरी बात को समझ रहे ना। उस समय ये सारी चीजें क्या थी, लिमिटेड क्षेत्र में होती थी। लेकिन अब ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, आज के दौर में आधुनिकता के कारण, प्यारे बच्चों, आधुनिकता के कारण ये इसका बहुत सही मायने में विस्तार हो गया है। मतलब आज आप अपने ही शहर में चले जाओ, है ना, किसी दुकान में जाओ, उसमें आप केवल इंडिया की वस्तु के अलावे अलग अलग देशों की वस्तुएं आप मांगोगे तो अलग अलग देश से भी वस्तु ला करके, वस्तु जो वो रखा है वो दे देगा। कहेगा ये मेड इन इटली है, ये मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, मेड इन अमेरिका है, मेड इन फलान चिलान। तो यही है विश्व बाजार, है ना, जो आज किसके कारण, भौगोलिक खोज, अलग अलग देश पुनर्जागरण, राज्यों का उदय हुआ, अलग अलग घटना हुआ, इसके कारण। आगे पढ़ते हैं। इसका विस्तार, इसका पूर्व विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ ना, वैसे वैसे विश्वव्यापी होता चला गया विश्व बाजार का स्वरूप। और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों को में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। यानी कि इसकी शुरुआत मान के चलो 18वीं शताब्दी से ज्यादा जोर से हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई। और उसके बाद 20वीं शताब्दी यानी कि 1900, समझ रहे हैं ना, कि पहले तक, यानी कि 1900 के पहले तक जो है विश्व बाजार लगभग पूरे महादेश में फैल चुका था। अब आइए, सबसे पहले हम टॉपिक 1 आज शुरू करेंगे और ये हमारा क्या है, चलो जी, रंग बदल के पढ़ ले तो मन लागी, विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे थे बबुआ हमार, ये आप क्या पढ़ रहे थे, तो भूमिका पढ़ रहे थे कि सर कैसे कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे असली इतिहास, विश्व बाजार के स्वरूप और विस्तार। तो इतिहास तो आपने देख ही लिया पहले से ही, हो रहा पहले से भी आपको पता है कि भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो वहां पे बहुत दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आकर के पढ़ाई करते थे, व्यापार हुआ करता था पाटलिपुत्र से। वैसे ही इसके बारे में कहा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उपनिवेशवाद पे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी आप पहले से जानते हैं कि ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक क्या करना, शोषण करना। तो यही तो था उपनिवेशवाद। यानी कि कोई जब मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता था, छोटे से राष्ट्र को अपने अधीन ले लेता था। तो इस नीति को ही हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। और ये जो छोटका राष्ट्र था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, उपनिवेश। जैसे भारत किनका उपनिवेश था, सभी को पता है कि गुरुजी अंग्रेजों का उपनिवेश था। बोलो जी, किसी को दिक्कत परेशानी, चलो कोई कष्ट नहीं है, तो मजे से राजा आगे बढ़ो। 18वीं सदी के मध्य भाग में, मध्य से मतलब कुल मिला 18वीं सदी का मध्य लिखने का मतलब बबुआ हमारे सीधे 1750 में चल जाए। इंग्लैंड बड़े बड़े कारखानों वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया से, मतलब ये सीधे बात हो रही है औद्योगिकरण की, इस प्रक्रिया से वस्तु उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई है। तो हम पहले भी पढ़े हैं कि इंग्लैंड में जब फैक्ट्री लगा, औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ, तो उनको कच्चे माल की जरूरत पड़ी। कच्चे माल के लिए वो दूसरे देशों में गए, वहां से जब वो कच्चे माल लाके बनाने लगे तो प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो उनको बाजार की जरूरत पड़ गई। पिछले चैप्टर में भी तो यही चर्चा हुआ, औद्योगिकरण जब हम पढ़े। अब सुन लो, तब इंग्लैंड क्या किया, उत्तरी अमेरिका, एशिया महादेश जैसे कि भारत देश गया, अफ्रीका की ओर अपना ध्यान क्या किया, खींचा। किसके, समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे मान लो कि ये ब्रिटेन है, यहाँ पे 1750 में क्या हुआ, उद्योग लग गया। अब यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए था, कच्चा माल। अब इनके पास कच्चा माल है नहीं, तो ये कहाँ गए, तो ये गए अलग अलग, ठीक है ना, महादेशों में, अलग अलग देशों में क्या लाने गए, वहां से कच्चा माल ये गए कि वहां से लाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, फिर बेचेंगे। अब जैसे जैसे इस सब जगह ये सब पहुंचा, इसी क्रम में हमारे यहाँ भी ये लोग आ गया, हमारे यहाँ भी आ गया। भारत से भी ये लोग कच्चा माल ले जाने लगा, बनाने लगा, फिर इंडिया को ही ला करके बेचने लगा। प्रोसेस समझ में आ रही है। बाद में ये लोग धीरे धीरे क्या किया, हमारे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। धीरे धीरे उन्होंने मान लो एक तरीके से हम सभी को इन्होंने क्या किया,
कैद कर लिया। अब इन सभी को प्रेम से हम मिटका देते हैं, फिर हम लोग प्रेम से आगे बढ़ेंगे। चलो जी, हमारे यहाँ इन सभी उपनिवेशों में उसे पर्याप्त मात्रा में क्या मिल गया, तो आप सबने जान लिया कि सर जिस चीज के लिए आया था मिल गया गुरुजी, कच्चा माल मिला और बना बनाया बाजार भी मिल गया। अभी बोले जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, है ना। इसी दो चीजों पर औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे सफल होता है। इंग्लैंड इन प्रचुर संसाधनों पर अस्थायी अधिकार का प्रयास प्रारंभ किया। अस्थायी अधिकार मतलब उपनिवेश बनाना। इससे उपनिवेशवाद नामक एक नया शासन प्रणाली का क्या उदय हुआ। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े नगरों का उदय भी इसी का परिणाम था, जहां वस्तुओं का उत्पादन भी होता था और विदेशों में वस्तुओं को बेचा भी जाता। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का व्यापार कुछ ऐसा ही था। अब आप लोगों से सवाल पूछता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में किस तरीके से व्यापार चलता था या विश्व बाजार का स्वरूप कैसा था, तो आप समझ ही गए कैसे इंग्लैंड जो है उस समय उद्योग वहां पे विकसित हुए। उनको कच्चे माल चाहिए थे, जिसके लिए वो अलग अलग महादेशों के अलग अलग देशों में गए, वहां से कच्चे माल लिए, वहां भी बाजार मिल गया। फिर वैसे ही यही स्वरूप था। ये क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लेकर के प्यारे बच्चों, यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। यहां से ढंग से पढ़ के अगर आप यहां तक अच्छे से पढ़ के इसको मिला के लिख लो तो एक क्वेश्चन का आंसर हो जाए। विश्व बाजार के इस स्वरूप का आधार क्या था, कपड़ा। उस समय सबको पता है कि क्या चलता था, कपड़ा उद्योग। इस वाले पे अभी आएंगे, इधर में नजरिया मत डालिएगा, इस पे आएंगे बाबू। इस पे इसलिए आएंगे क्योंकि आपके 2025 परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पे हम लोग आएंगे। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ बाजार का स्वरूप बढ़ता चला गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी प्रवाह तीनों आर्थिक प्रक्रिया को क्या दिया, जन्म दिया। व्यापार का मुख्य कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाना और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में ले जाकर के पहुंचा देना सीमित था। यही चलता था, मेन व्यापार यही था कि जो चीजें इंग्लैंड में बनी उसको, ठीक है, अलग अलग देशों में ले जाकर के फैलाना, यही तो था। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत हम देखने हैं कि औपनिवेशिक देश जैसे कि भारत से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता यानी कि अनुबंध के तहत यूरोपीय देशों या अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाया जाता था। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी तथा इन्हें मुख्यतः कृषि, नगदी फसल जैसे गन्ना में लगा दिया, चाय में, तंबाकू में लगा दिया। इस तरह के मजदूर को गिरमिटिया मजदूर माना जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ एक तस्वीर ये जो दिखाई जा रही है, ये तस्वीर क्या है, ये वो जहाज है जिस समय इंग्लैंड का ये जहाज है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है, मजदूर है, गिरमिटिया मजदूर है। इनको ले जाया जाता था भारत से जहाज पे भर के, या तो इंग्लैंड अपने पास ले जाता था या फिर इसका जो उपनिवेश होता था वहां ले जाता था और इन सभी से मजदूरी कराता था। और इनका मजदूरी क्या होता था, सभी समझ ही रहे, मजदूरी काफी ज्यादा कम होता था। और खास करके भारत के जो किसान थे वो भैया, किसान जो थे वो किसान थे, वो नकदी फसल उनको आता था, तो इनको नकदी फसल में लगाया जाता था और मजदूरी बहुत कम होती थी। तो इनको एक एक बॉन्ड के तहत, एक अनुबंध के तहत, समझौता के तहत ले जाया जाता था कि हम तुमसे 2 साल काम लेंगे, 3 साल काम लेंगे। और इन्हीं का नाम दे दिया गया गिरमिटिया मजदूर। और प्यारे बच्चों, इसी को यहाँ पे संक्षेप में लेकर के समझाया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको ध्यान से, अच्छे से इसको क्या करो, इसको आप लोग समझ जाओ। चलो कैसे, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बोल राधा बोल। चलो जी, राधा होगी, वो ना बोले, बाकी सब लोग सुने। औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे, इन्हें मुख्यतः नकदी फसल इस सब में लगाते थे। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। खास करके भोजपुरी भाषी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, हमारे बिहार, पंजाब, हरियाणा, इनके लिए जमैका, इनको डीजी, इनको त्रिनाड, इनको टोबैगो, इनको मॉरिशस, ऐसे देशों में इनको भेजा जाता था। जो भी अभी देश का हम ये जो नाम अभी आपको यहाँ पे गिनाए हैं, ये सब देशों पर अंग्रेजों का ही उपनिवेश, मतलब अंग्रेजों का ही उपनिवेश था, उनका शासन था। अब देखो पूंजी पलायन के अंतर्गत, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कहाँ गए हो बाबू, आ जाओ, चलो खिसियाओ मत। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी सी पूंजी पलायन को लेकर के। क्या बात है, पूंजी पलायन समझ ही रहे हैं। अंतर्गत यूरोपीय देशों के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से
प्राप्त भारी लाभ को अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के अलग, जैसे रेल लाइन का निर्माण करें, खदान से कोयला निकाले, है ना, उसके बाद में क्या करे, खदान से चाय कॉफी रबड़ कपास ऐसी फसलों में वो लगाते थे। मतलब मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कि जो पैसा मिलता था ये बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े देश वाले लोगों को, इसको वो लोग जो है अलग अलग देशों में वहां के निर्माण में, जैसे मान लीजिए भारत में भी किसका निर्माण कराया गया, रेल लाइन का जो है ना निर्माण कराया गया। इसका निर्माण उन्होंने क्यों कराया? अपने लाभ के लिए। बाकी कोयला निकाला किसके लिए? अपने लाभ के लिए। चाय कॉफी ऐसे चीजों में वो इन्वेस्ट करते थे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, है ना। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोपियों के साथ आराम से जुड़ गया। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्र एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया। इसी अर्थतंत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? विश्व बाजार। अब उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको स्पष्ट हो गया। यदि आप ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे कि कैसे इंग्लैंड द्वारा क्या किया गया और कैसे एक विश्व बाजार का निर्माण हुआ। अब प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखो इस वीडियो में पढ़ाने का सबसे बड़ा आपको फायदा क्या है जानते हैं? फायदा ये है कि आप एक वीडियो को जितनी दफा मन करे उतनी दफा आप देख करके पढ़ सकते हो, है ना। मजा आ जाएगा। आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? विश्व बाजार की हमें क्या उपयोगिता है। देखो तो अगर दो शब्द में खत्म कर दो तो बात खत्म कि सर विश्व बाजार से हमें दुनिया भर की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। सर दूसरी बात यह है कि विश्व बाजार के चलते हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। हमारे पास क्या है? ढेर सारे तो ऑप्शंस आ गए, विकल्प आ गए, वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आ गया, ग्राहक को ज्यादा बेनिफिट हुआ। उसके अलावा जो कंपनी है जो जो सामान को बनाते हैं उनको भी तो बेनिफिट हुआ ना, कि अपनी वस्तुओं को वो वैसे जगहों पे बेच रहे हैं जहां दुनिया के अलग अलग वस्तुएं आकर के बेच रहे। तो एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन की शुरुआत हुई। फिलहाल बुक क्या कहता है उस पर फोकस करें। आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप का विश्व व्यापी होना आवश्यक है। मतलब आर्थिक गतिविधियों को आजाद रूप से संचालित होना है तो विश्व बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होना जरूरी है। व्यापारिक श्रमिक पूंजीपति मध्य वर्ग आम उपभोक्ता के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप ही सुरक्षित रखता है। किसान को अपना उपज को अच्छा रिटर्न कीमत चाहिए, बाजार में ज्यादा कंपटीशन रहता है। विश्व बाजार से यही फायदा है। मान लो यहाँ पे एक बाजार है, सपोज करो यहाँ पे एक किसान भाई साहब है, चल रहे केकर मुंह बनल अपन अपन मिला लिया सुना है। और भी है, इधर में भी ढेर सारे किसान है भाई, इधर में भी सब लोग हैं, है ना। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खुली हुई है बाजार में। किसान आ रहा है कि हम तो अपना सामान बेचेंगे 5,000 में, ये बगल वाला कह रहा है भैया 6,000 में दे दो, ये कह रहा है 7,000 में दे दो। किसान का तो मजा आ जाएगा, किसान की बहुत बड़ी स्माइलिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगी कि ओए होए हमको तो मजा आ गया। तो फायदा किसको होगा? ग्राहकों को ना होगा भाई। जब प्रतिस्पर्धा आएगी, जब कंपटीशन आएगा, तो समझ गए भैया, यही बात यहाँ पे हुई है। अच्छा, कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर का एक पहचान भी तो आपको मिल जाएगा, है ना। आगे की अगर हम बात करें अच्छे से बेधड़क, तो आगे की बात क्या है? कुशल मिलेगा, आर्थिक लाभ वैश्विक बाजार में प्राप्त होता है, रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पे मिलेंगे, आधुनिक विचार और चेतना में भी बहुत बड़ा क्या होगा, मतलब बदलाव होगा। अब हमसे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, और ये टॉपिक अपना है क्या बाबू? पढ़ के देखो जरा, ये टॉपिक है अपना, इस विश्व बाजार से हमें क्या लाभ है और हमें क्या हानि। देखो अभी जो ऊपर में हम लोग बोले सारा का सारा विश्व बाजार से क्या था? लाभ। यहाँ पे देखो हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो। अगर आप किसी चीज से कहो कि इससे जो है हमें ज्यादा लाभ नहीं है, केवल हानि है, तो ऐसा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ लाभ छुपा है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं सर दवा, तो कोई बोले सर दवा से तो केवल और केवल लाभ है, हानि का है सर जी? तो बिल्कुल है ना बबुआ। अगर ये दवा के एक बेरा गटक जेब बुझल तो जहर बन जाये हैं। इसीलिए लोग पुरनका लोग कहता था दवा या दारू, माने दारू के अगर आराम से दवा की तरफ पीजिएगा तो लाभ करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से पीना शुरू कीजिएगा, ना तो नीतीश जी हम ही को ले जाएंगे, समझ रहे हैं। आइए लाभ हानि की हम चर्चा करते हैं। तो लाभ और हानि हम दोनों पढ़ेंगे। विश्व बाजार
ने व्यापार और उद्योग को बहुत ज्यादा तीव्र बनाया। व्यापार और उद्योगों के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजदूर वर्ग नामक तीन शक्तिशाली समाज वर्ग को जन्म दिया। तीन चीज नहीं है, एक पूंजीपति, एक मजदूर, है ना, मजबूत, एक मध्यम वर्ग बना। हम तो पहले से भी बनते हैं कि ये उच्च हो गए, इसको हम लोग पूंजीपति बोलते हैं। दूसरा को हम लोग मध्यम, जिसको बुजुर्गा वर्ग या कुलीन वर्ग बोलते हैं। और तीसरा निम्न वर्ग होता है, जिसको हम लोग मजदूर वर्ग के भी नाम से जानते हैं। तो समाज में तीन वर्ग था। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ, विकास की इसी के बाद हुआ। भारत जैसे औपनिवेशिक देश का सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में हुआ। औपनिवेशिक देशों में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, बंदरगाह, खनन, बागानी जैसे बहुत सारे ऐसे भी विकास हुए। मान लो अगर रेल हमारे भारत में कहा, अंग्रेजों ने दिया। प्लेन किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। बहुत सारे बागानी फसल अंग्रेजों ने दिया, है ना। हालांकि अलग बात है कि वो अपने लिए वो सब लगाते थे, लेकिन उस बहाने आया तो सही, है ना। कुछ नए फसलों का भी परिणाम, जैसे तंबाकू, रबड़, कॉफी, नील, गन्ना, है ना। क्रांतिकारी परिवर्तन, दक्षिण अमेरिका जो स्पेन का उस समय उपनिवेश था, और मैक्सिको में ऐसे ऐसे फसलों का भी खूब उत्पादन हुआ। विश्व बाजार के से जो है नए तकनीक का भी जन्म हुआ। सृजन का मतलब होता है बबुआ जन्म हुआ। तकनीकों में जैसे रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े बड़े जहाज, जलपोत। तकनीक ने विश्व बाजार और उसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। 1820 से लेकर 1940 के बीच व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हुई। कहिया से? 1820 से लेके 1914 प्रथम विश्व युद्ध तक। समझ रहे हो? लगभग दो गुना, 25 से 40% का वृद्धि होना कम है? देखिए, इस संपूर्ण वैश्विक बाजार का 60% हिस्सा कृषि से आता था। उस समय कोयला से आता था, कपड़ा से आता था। शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा परिणाम था। तो ये अभी जो राजा यहाँ आप पढ़े हैं इस वाले पूरे पैराग्राफ में, है ना, ये विश्व बाजार के हम लोगों ने पढ़ा लाभ। और अब हम पढ़ेंगे हानि, और आपसे दीर्घ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व बाजार से लाभ और विश्व बाजार से क्या हानि है उसको वर्णन करें। अब आ जाओ। तो फलान चिलान ढिमकान बहुत सारा विकास हुआ। अब देखो हानि क्या होगा। हानि, सबसे पहले विश्व बाजार से ही तो ये साम्राज्यवाद आगे बढ़ा ना। उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद आगे बढ़ा। यूरोपीय देशों द्वारा एशिया अफ्रीका के क्षेत्रों पर सैन्य शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया गया। विश्व बाजार नहीं होता तो शायद अपना देश भी गुलाम नहीं होता। सारा देखो, सारा कहानी है औद्योगिकरण का। अगर आप इतिहास पढ़े हैं औद्योगिकरण का, और इसके साथ साथ दूसरा कहानी है लालच का। औद्योगिकरण चल रहा है तो चलो भैया, अलग अलग वस्तुएं बना रहे, कच्चे माला लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कर लेना कि उस देश को अपना उपनिवेश ही बना लेते हैं, ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है ना। तो ये कारण सब है। विश्व बाजार के फैलते स्वरूप ने यूरोपीय देशों में संपन्नता का एक दौर पैदा किया, लेकिन इस संपन्नता के पीछे सच बहुत कड़वा है। हमने अभी क्या कहा कि कोई भी अच्छी चीज आती है उसमें बुरी चीजें जरूर होती है, और जो बुरी होगा उसमें भी कुछ अच्छी होगा। चलो जी बाबू, अब आ गया जाओ। विश्व बाजार ने एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के नए युग को जन्म दिया। ये तो पहला ही माइनस में चला गया। भारत जैसे पुराने उपनिवेश का शोषण हुआ तेजी से। उपनिवेश की अपनी स्थानीय आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था, जिसका आधार कृषि और छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। स्थानीय उद्योगों को यूरोपीय देशों ने व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया। इसी पर औद्योगिक क्रांति सफल थी। मतलब छोटे छोटे जितने भी उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, है ना, लघु उद्योग थे, कृषि जनित उद्योग जो गांव देहात या फिर देश में चलता था, जिससे उस देश की लोगों का जीवन यापन होता था, सबको उन्होंने क्या किया? नष्ट कर दिया। क्योंकि अगर वो नष्ट नहीं करते तो भैया जाहिर सी बात है कि उनका जो ये औद्योगिकरण था वो नहीं हो जाता, नहीं पूरा हो पाता। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। आगे देखो, व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ नजदीकी न औपनिवेशिक लोगों की आजीविका को ही क्या क्या छीन लिया। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते, जैसे भारत का कपड़ा उद्योग प्राचीन काल से हमारे यहाँ था, चल रहा था, ठीक है ना, अच्छे से समझो। और वाणिज्य का हमारे यहाँ का, मैंने व्यापार का मेन मुद्दा क्या था भारत में? कपड़ा उद्योग।
तो क्या हुआ, अब क्षति देखो, 1800 में जब भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा 30% था, 15 में घट के 15% हो गया, 70 तक आते आते 3% हो गया। देख रहे हो, जहां 1800 में राजा सूती कपड़ा 30% हिस्सा था भारत की अर्थव्यवस्था का, वो गिरते 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 कितना, 1870 में मात्र बच गया 3%। ये कैसे हो गया, देख रहे हो पहले कितना हमारे यहाँ सूती वस्त्र से फायदा, ये अंग्रेजवा सब क्या नहीं करा। ठीक विपरीत कच्चे कपास का निर्यात 1800 से 1872 में 5% से बढ़कर 35% हो गया, कच्चे कपास का निर्यात। यानी कि अब देख लो क्या खेला क्या होता था वहां, खेला समझो, यहाँ है इंग्लैंड, इसको तो वस्तुएं बेचनी है, तो ये कच्चे माल के लिए यहाँ आया, इस जगह पे आया, ये जगह मान लो भारत है, यहाँ पहले से ही सूती वस्त्र फैला हुआ था। अब ये देखा कि भैया अगर ये चलेगा तो हमारा माल तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इसने छोटे छोटे उद्योग को क्या किया, बंद करा दिया। अब यहां से सूती वस्त्र तो बनना भारत में क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन यहाँ जो कच्चा माल था ना, ये कच्चा माल इंग्लैंड यहां से उठा करके अपने पास ले जाता, अब यहाँ आकर के वो सूती वस्त्र बनाता अपने इंग्लैंड में, और फिर उसको ला करके हमें भारत में क्या करता, बेच देता था। ये पूरा प्रोसेस था। अब देखो, जिस समय हम लोग कपड़े बना के बेचते थे 30% कमाते थे कुल इनकम का, लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो ये सीधे 3% पे आ गया। और जो कभी निर्यात की बात थी ही नहीं, वो निर्यात 5% शुरू में होता था, थोड़ा बहुत कॉटन इधर उधर जाता था, सूती, है ना, मतलब वो कपास वगैरह, अब 35 बढ़ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन किया अंग्रेजों ने अपने उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ विश्व बाजार के कारण, अगर ये नहीं होता तो शायद अपना व्यापार भी फल फूल रहा होता। अब आगे देखो, औपनिवेशिक देशों में बाजार ने अकाल, भूखमरी, गरीबी और मानवीय संकटों को जन्म दिया। भारत में 50 से 1920 के बीच कई बड़े बड़े अकाल आए, लाखों लोग मर गए। इस बाजार ने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन को यूरोपीय देशों के बीच पैदा किया। इससे उग्र होकर के क्या, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इन देशों का विनाशकारी परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ने मानवीय सभ्यता को बहुत बड़े स्तर पर पूरी तरह प्रभावित किया, विश्व के सामने ऐसा संकट पैदा किया जिसकी कल्पना विश्व ने कभी भी नहीं की होगी, है ना, मतलब समझ गए पूरी कहानी। ये सारा विश्व व्यापार कहीं देन है, विश्व बाजार कहीं देन है, औद्योगिकरण कहीं देन है। आखिर ये तभी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। अब देखो युद्ध कैसे होता है, सिंपली आप बेटा ये समझ लो। देखो, एक यहाँ पे एक देश है, इस देश को जीतना है, ये बेचारा कमजोर देश है। यहाँ पे मित्र राष्ट्र वाले हैं, यहाँ पे अलग देशों का ग्रुप है, ये दोनों आपस में लड़ रहा है, इसको लेना है दोनों को जीत करके, इसीलिए आपस में दोनों क्या कर रहा है, लड़ रहा है। समझ रहे, अब ये दोनों आपस में जैसे ये और इससे ये लड़ गया, धीरे धीरे इसके सपोर्ट करने वाले और सारे लोग आ गए, खूब ज्यादा देश आ गए, इधर इधर भी आ गए, इधर भी आ गए। अब ये विश्व युद्ध शुरू हो गया बस इसको जीतने के लिए। और यही क्या था, तो यहाँ क्या उस समय मिलता था, कच्चा माल मिल गया, कोयला मिल गया, ठीक है ना जी। यहाँ पे मान लो कोई और ईंधन का कोई साधन मिल गया, यहाँ पे कोई महंगा खनिज मिल गया, यहाँ पे बाजार मिल गया, बहुत सारा चीज, और इसको लेकर के ही विश्व युद्ध हुआ। औद्योगिकरण का ही परिणाम था ये बहुत बड़ा क्या बेटा, विश्व युद्ध। अब समझो, दो महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था कैसे चली, समझिएगा बड़े ध्यान से। तो पहला कौन, प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945। ये दो महायुद्ध मतलब समझ रहे ना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों का। इस समय कैसे व्यापार चला, कैसी अर्थव्यवस्था थी, समझो। आर्थिक मंदी तो पहले से जानते ही हो बेटा, कही 1929 से 1930, तीसा की आर्थिक मंदी भी इसी को कहा जाता है। हमें तो उम्मीद नहीं है कि आपको ये सब बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मास्टर हो और ये सब आप लोग अच्छे से याद कर चुके हैं ना। आप देखो, समझो, प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तरह से तबाह कर दिया। प्रथम महायुद्ध ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया 1914 से कब, 1918।
तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने के वाला देश ब्रिटेन, सभी आर्थिक केंद्र अब बिल्कुल नष्ट हो गए। शुरू में ब्रिटेन का ही बोलबाला था। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अन्य देश भी जो बड़े बड़े देश थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक विपरीत जो अमेरिका था ना, इसका कहाँ नाश हुआ। अपने वैसे अर्थतंत्र का काफी विकास और फैलाव हुआ। जैसे भारत में कपड़ा, जूट, खनन, इसका टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल, बजाज कंपनी, ये सब इसी के समय के उपज हैं। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया गया। अमेरिका सोचा कि सभी अब जिनका जिनका अर्थव्यवस्था खराब है उनको लोन देते हैं, पैसा देते हैं, कमाएंगे हमको दे देंगे। उसके अब खुद सोचो ना, पहले आधी दुनिया पे राज ब्रिटेन करता था, धीरे धीरे उसका राज खत्म हो गया, अब आज आगे अमेरिका निकल गया है। वहां 1920 से 27 तक यूरोप और अमेरिका में बहुत प्रगति हुआ, नए तकनीक आए। अमेरिका अपने प्रगति के कंपनियों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। खुद उसकी सरकार को भी, वह यूरोपीय देशों को कर्ज देने में पूरा लग गया। अमेरिका के 3 क्षेत्र, कृषि, आवास, निर्माण जैसे मोटर कार उद्योग, ये सब में खूब प्रगति हुआ। परंतु स्थिति लंबे समय तक नहीं थी। 29 तक आते आते दुनिया ऐसे आर्थिक संकट में घिर गया जिसका उसने भी पहले अनुभव नहीं किया था। देखो, अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंसा। जब कमाने लगा तो पैसा वो ब्याज पे, लोन पे सभी देशों को देने लगा। अब देखते 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 29 में आ गया आर्थिक मंदी, अब इसमें बर्बाद हो गया। क्योंकि कोई भी देश जो उससे पैसा लिया था ना, अपना सारा पैसा प्रोडक्ट को बनाने में लगा दिया था। जब जो प्रोडक्ट बन गया, बिका ही नहीं, तो कहाँ से पैसा दे। अब देखो, अब हमसे पूछता है आर्थिक मंदी के कारण, है ना। आज दुनिया में देख लो, शेयर बाजार खूब चल रहा है। शेयर बाजार नया से उस जमाने के लिए, आज तो एकदम ये तबाही मचा है। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां बाजार का मूल्य तय करती हैं, उन्हें हम कहते हैं शेयर बाजार। खैर, 1929 के आर्थिक मंदी बुनियादी कारण था, सबसे मेन आधारभूत कारण था स्वयं इसकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित है। उस समय जो अर्थव्यवस्था का सिस्टम था, वही आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण था। प्रथम महायुद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। उसके मुनाफे बढ़ते चले गए और एक तरफ अधिकांश लोग गरीब और अभाव से पिसते चले गए। इसी में एक और शब्द आ गया, सट्टाबाजी। समझ ही रहे हो, कंपनी में पूंजी लगाकर उसका शेयर खरीदना, उसका मूल्य बढ़े फिर बेच देना, ये तो सट्टाबाजी है। अधिकांश लोग क्या हुआ, गरीब हो गए, अभाव में वो पिसते चले गए। नवीन तकनीकी प्रगति, बढ़ते मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ उत्पादित किया जा सकता था, उसे खरीद सकने वाले बहुत लोग क्या थे, कम थे। अब जितने लोगों के पास पैसे थे भाई, भर भर के सामान लगे क्या करने, बनाने। अब खरीदारे नहीं था। देखो हुआ क्या ना, कि इस सिस्टम से जो अमेरिका लोन दिया, इस सिस्टम से केवल पूंजीपतियों को फायदा हुआ, बड़े लोगों को फायदा हुआ। गरीब को भी फायदा होता तो समाज में बैलेंस बना रहता। इसके कारण अमीर लोग क्या किया, फटाफट सामान बनाते गया, पैसा खर्च कर दिया। गरीब के पास पैसे थे नहीं तो खरीदेगा कौन। कुछ क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या भी है। अति उत्पादन समझ रहे ना, ज्यादा उत्पादन समस्या हुई। कृषि क्षेत्र में स्थिति प्रथम महायुद्ध से बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत ज्यादा कम थे। कैसे लॉकडाउन में हुआ, इतना ज्यादा प्रोडक्ट, इतना ज्यादा सामान बाजार में आ जाता था, सब्जी वगैरह, कि 5 रुपए में लोग किलो में बेच बेच के चला जाता था। अति उत्पादन, इससे कृषि उत्पादन की कीमतें क्या है, एकदम गिर गई। जैसे लॉकडाउन है वैसे इसको समझो। गिरती कीमतें से किसानों की आय घट गई। अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने और उत्पादन, कोई होता है ना कि चलो मेरे पास इतना सामान है, इसको लोग नहीं खरीद रहा है 10 रुपया पे, कितना पे, 10 रुपया में नहीं खरीद रहा है, तो क्यों ना हम और ज्यादा सामान बढ़ा दे और इसका कीमत कर दे मान लो 8 रुपया, ताकि सब बिक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सामान बिक गया, ठीक है। कृषि उत्पादों की आमाद और ज्यादा बढ़ गई, कीमतें और घट गई। कृषि उत्पाद पड़ी के पड़ी सड़ने लगी। इस स्थिति का अकाल आधुनिक अर्थशास्त्री, जिनका नाम था कार्डलिफ, कई बार पूछा है, अंडरलाइन कर लेना ये वाला पुस्तक उन्होंने लिखा, द कॉमर्स ऑफ नेशन। कई बार पूछा है, द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक के हैं, बहुत भी आई है ये, याद रखना। सभी विश्व के भागों में कृषि उत्पादन, खदानों के मूल्य की विकृति 1929-32 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था। इन्होंने द कॉमर्स ऑफ नेशन में कह दिया कि सबसे बड़ा कारण था कृषि। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब आ जाओ, 20 के दशक के बीच में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से क्या लिया था, कर्ज लेके अपने युद्ध से तबाह हो चुके अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया।
अच्छी स्थिति में थे, अमेरिका पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए, लेकिन अमेरिका के घरेलू स्थिति में संकट जब मिलने लगा तो वे लोगों से कर्ज वापस मांगने लगा। इसे यूरोपीय देशों में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक क्या हुए, डूब गए। महत्वपूर्ण देशों की मुद्राएं का मूल्य गिर गया। इसमें और बड़ा संकट तब आया जब यूरोप अपने आप को आंतरिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया। मतलब समझ रहे, सारा चीज मशीन पे हो गया था। अब चला नहीं तो सब बर्बाद हो जाए, है ना। महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में यूरोप का एक आधिपत्य समाप्त हो गया। कनाडा, रूस, औपनिवेशिक देशों से उसे बहुत चुनौती मिली। रूस और कनाडा ने सस्ते अनाज उत्पादित किए और उसको खूब अच्छे तरीके से बेचे, जैसे यूरोपीय देश क्या हो गए, तबाह हो गए। अमेरिका में संकट का लक्षण प्रकट होते ही उसने सुरक्षात्मक उपाय आरंभ किए। आयातित वस्तुओं पर उसने सीमा शुल्क सीधे बढ़ा दिया, मतलब बाहर से जो वस्तुएं आ रही है, आयात की मात्रा भी उसने सीमित कर दी। संकट का धीरे धीरे अन्य देशों में प्रकट होने के साथ ही सभी राज्य प्रयास करने लगे अपनी आवश्यक वस्तुएं हम खुद स्वयं उत्पादित करें, दूसरों से न ले। इस संकुचित अर्थव्यवस्था आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व व्यापार के बाजार आधारित व्यवस्था की कमर क्या की, तोड़ दी। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति धीरे धीरे चली, ये भी निर्णायक रही। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में कुछ वृद्धि हुई। पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को सट्टा में लगाने लगे। आरंभ में काफी लाभ हुआ। यह आर्थिक समृद्धि चरम अवस्था पे पहुंच गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1918। उस समय खूब बाद ही वास्तविक संकट उत्पन्न हुआ। जो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट जिसको कहते हैं, के माध्यम से उभर करके आया सामने। मतलब लोग प्रथम विश्व युद्ध के समय खूब पैसे छाप रहे थे, यार चलो छापो पैसे भाई। हाँ, आर्थिक मंदी आया, सबको क्या किया, डुबो दिया। अब आर्थिक मंदी का प्रभाव देखो, सबसे ज्यादा प्रभाव याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है, सबसे ज्यादा प्रभाव ये भाई साहब को पड़ा, अमेरिका। ये भी है संरक्षणवाद। संरक्षणवाद क्या है, तो कैसे अपने वस्तु विदेशी वस्तु के आमद नुकसान से बचा जाए, क्या क्या नियम लगाया जाए, वही संरक्षण माने बचा लिया जाए। मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद किया, कर्ज की वसूली तेज की गई। उसने अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बहुत किसान बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया, बैंक कर्ज वापस नहीं हुआ। बैंकों ने लोगों के सामान, मकान, फलान चिलान, ये सब कुर्क का मतलब होता है जब्त कर लिया। लोग सड़क पर आ गए, कारोबार के ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी, कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए, कई कंपनी बंद हो गई। 33 तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो गया अमेरिका में, और लगभग 11 लाख कंपनी क्या हो गई, चौपट हो गई। ये स्थिति थी। अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभाव में जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, आर्थिक मंदी का प्रभाव हुआ। फ्रांस अपने आप को मंदी से बचा पाया क्योंकि उसने जर्मनी से काफी मात्रा में युद्ध हार जाना उसको मिल गया था। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब थी। युद्ध हार जाना मतलब क्या, प्रथम विश्व युद्ध हारा ना, तो उसमें फ्रांस को जर्मनी से बहुत ज्यादा पैसा वैसा मिल गया था मान लो, इसीलिए फ्रांस को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। चुकाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद आर्थिक विकास के काल में भी उसकी स्थिति नहीं बदली। किसकी, जर्मनी की। 22-23 का 2 वर्ष सबसे खराब रहा। मुद्रा मार्क, है ना, काफी गिर गया। 24 के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ जर्मनी में। इस वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे भारी मात्रा में लोन मिला, ऋण मिला, उससे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन 1929 महामंदी ने पुनः 1919 में उसको ला दिया जर्मनी को। 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, बता, पूरा देश संकट में डूब गया। इसी का लाभ उठाकर जो हिटलर था, कभी कभी पूछता है हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का, उसने वहां का सत्ता धारण किया। 29 में ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात, जीवन निर्वाह स्तर सब में तेजी गिरावट आ गई। 35 लाख लोग ब्रिटेन में क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था, प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय गए, जिससे विश्व व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, एकदम तबाह हो गए। अगर हम महामंदी का भारत पे अगर असर पड़े, अब यहां से आ गए भारत पे, स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी एकीकृत हो चुकी थी कि महामंदी ने भारत व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 28 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधा हो गया। कृषि उत्पाद की कीमत यहां तक गिर गई, जिसका उदाहरण 28 से 34 के बीच गेहूं का कीमत 50% गिर गया। शहरी लोग की अपेक्षा गांव के लोग मंदी से ज्यादा प्रभावित हुए।
कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम नहीं किया। किसानों में असंतोष की भावना, नकदी फसल को उपजाने वाले किसानों पर इसका बहुत खतरनाक प्रभाव हुआ। उनका उत्पादन खर्च ज्यादा होता था, फायदा नहीं होता था और कर्ज में डूब गए। इन्हीं सालों में पहली बार भारत में सोने का निर्यात होने लगा। यहाँ से सोना भी अंग्रेज लूट के ले जाने लगा। अपने सोना पूरा कर रहा था कौन? ब्रिटेन। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कह सकते हैं कि इस मंदी ने सविनय आज्ञा आंदोलन को हमारे प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या की? निभाई। अगला पढ़ते हैं कि इस विश्व व्यापार में जो देशों के बीच में आपसी संबंध बने, क्या बने बताएंगे जरा? आपसी संबंध बने, वो कैसे संबंध थे? ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो कोई दिक्कत परेशानी? आराम से देखो इस वीडियो को, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से पूरा पढ़ना है, आराम से आप समझ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में लेके चलेंगे। क्या याद रखिएगा? विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी दो देशों के बीच में संबंध कैसे बन रहे थे, कैसे टूट रहे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि विश्व व्यापार से देशों का संबंध आपस में कैसा बना, कैसा नहीं बना। धन्यवाद।